एवरीवन, मेरा नाम गौरव है और आज हम बात पर करेंगे वर्क प्लेस मैनेजमेंट 5S के बारे में। आज का एजेंडा होगा कि इंट्रोडक्शन टू 5S। मैं आपको बताऊंगा कि 5S क्या होता है। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम आम तौर पे जब 5S को वर्क प्लेस पे या अपनी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या मुश्किलें सामना करना फेस करनी पड़ती हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद में उन चैलेंजेस को फेस करके सॉल्व करने के आइडियाज़ भी दूंगा। वर्क प्लेस मैनेजमेंट बाय 5S। 5S में 5S होते हैं: सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। पहला S होता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को कैटेगराइज करना और सेपरेट करना। अब जब आप चीज़ों को कैटेगराइज और सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई बेसिस चाहिए होता है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो पहला डिफ्रेंशिएशन किया जाता है यूटिलिटी के बेसिस पे कि उन सामानों की ज़रूरत है कि नहीं। एग्जांपल, अगर एक फुटबॉल पड़ी है किचन में तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है स्पेशियल, कि जो चीज़ वहाँ है क्या उसकी उसी जगह पे उसी स्पेस पे ज़रूरत है या उसे कहीं और भी रख सकते हैं। जैसे कि एक डैमेज्ड गियर बॉक्स मशीन के पास रखा है प्रोडक्शन एरिया में, जिसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मेंटेनेंस या वर्कशॉप में होना चाहिए। तीसरा होता है क्रोनोलॉजी स्कोप। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि इस वक्त उस स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मशीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो उसमें आपने बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं जो कि उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है या आपको उनकी टाइम टू टाइम आफ्टर चेंज ओवर ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस स्पेस में उसे रखें या ना रखें। तीसरा होता है क्वांटिटेटिव स्कोप। यहाँ पे आप बात करते हैं आपकी जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको चीज़ों की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, कि आपने 4 या 5 वाइपर्स का स्टॉक या क्लीनिंग इक्विपमेंट्स का स्टॉक रखा हुआ है अपनी मशीन के पास, जबकि आपको एक की ही ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को सॉर्ट करते हैं तो आप उन्हें जो रियली या नॉट इन यूज़ होती हैं उन्हें टैग करते हैं। इसे कहते हैं रेड टैग। रेड टैग एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है या एक लेबल लगा देते हैं ताकि आप उनको सेपरेट करके उनको आने वाली नेक्स्ट लोगों के लिए बता सकें कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। जिस जगह पे उनको रखते हैं उनको एक अलग से डिमार्क किया जाता है उस एरिया को, और उसे कहा जाता है रेड टैग जोन। अगर आपके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं है तो आपको एक अलग से रेड टैग जोन बनाना चाहिए और वहाँ पे ही रेड टैग के साथ उन रेयरली यूज आइटम्स को रखना चाहिए। सेकंड एस होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर के लिए एक नोन स्टेटमेंट है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन ऑन इट्स प्लेस, यानी कि हर चीज़ की जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप एक शेडो बोर्ड बना देते हैं और उसमें टूल्स को रखते हैं जिसके पीछे उसकी शेडो बनी होती है और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा टूल कहाँ रखा जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी करते हैं कि आप इंडेक्सिंग करते हैं, शेल्फ के बाहर एक लिस्ट बना के लगा देते हैं जिसमें कि ये पता होता है कि अंदर शेल्फ के अंदर क्या क्या है, ताकि आपको पूरी शेल्फ खोलनी ना पड़े और नेक्स्ट टाइम जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो आप उस आइटम को उसी शेल्फ पे उसी जगह पे रिप्लेस करें। लेबलिंग ऑफ शेल्फ्स। शेल्फ्स की आप लेबलिंग करते हैं ताकि आपको ये आइडेंटिफाई रहे कि कौन सी शेल्फ किस चीज़ की है और वो उसमें क्या रखा हुआ है। तो हर चीज़ की जो आपको रखना है उसकी आपके पास जगह रहती है। कलर कोडिंग ऑफ एरियाज एंड शेल्फ। ये एक और तरीका है चीज़ों को सेट करने का। सपोज़ आपकी किचन है और आपको दाल के डब्बे अगर आपने सारे येलो कलर के रख दिए तो आपको अब आइडेंटिफाई रहेगा कि दालें हमेशा पीले कलर के डब्बे में रखी जाती हैं, और आप उसके बाद बाहर उन पे मार्किंग कर सकते हैं कि ये कौन सी दाल है। इसी तरीके से अगर इसे वर्क प्लेस के लिए अगर आप समझें तो अगर आपकी वर्कशॉप है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक रेड कलर की कैबिनेट में रख सकते हैं और अपने जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं या न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स हैं वो आप एक ब्लू कलर की शेल्फ में रख सकते हैं या बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि इस शेल्फ में या इस बॉक्स में ये कलर कोडिंग की वजह से ये आइटम रखी जानी है। तीसरा ऐसा होता है शाइन। शाइन का मतलब लिटरल शाइन ही है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखना है। जब हम साफ़ सुथरा कर रहे होते हैं तब हम चीज़ों में दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक, क्लीनिंग विद मीनिंग, यानी कि जो हम सफाई कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए और वो मीन होना चाहिए। वो जस्ट सुपरवाइज़र को या सीनियर को या जस्ट
काम को ख़त्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपरली क्लीन कीजिए और वहाँ पे इंश्योर कीजिए जो भी उसका पर्पज़ है वो वहाँ सॉल्व हो रहा हो। अगर आपका पर्पज़ डर्ट निकालना है या बैक्टीरिया निकालना है या आपको उसका पर्पस उसे जस्ट वाटर से वॉश करना है, तो वो पर्पस का मीनिंगफुली मीट होना चाहिए। आजकल कोरोना के टाइम पे अब हम हैंड वॉश की बात करते हैं, हैंड वॉश विद मीनिंग। नाउ अब हम 20 सेकेंड्स प्रॉपरली ऊपर नीचे हाथ साफ करते हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग क्लीनिंग विद मीनिंग। दूसरा पॉइंट जो हम ध्यान रखते हैं वो होता है क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन, यानी कि हम सफाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या सफाई करते वक्त जो मशीन जैसी थी क्या वह वैसी ही है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी किचन में सफाई कर रहे हैं, सपोज कि आप अपना गैस स्टोव सफाई कर रहे हैं, तब आप ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि आपका बर्नर के अंदर अननेसेसरी डर्ट तो नहीं घुसा हुआ। या जब आप अपना मशीन साफ़ कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें कहीं से ऑयल लीक तो नहीं हो रहा सफाई करते वक्त। या आप ये देख सकते हैं कि उसमें कहीं वायर तो नहीं टूटी हुई, या कोई गेयर या कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं कर रहा, या कोई एलिमेंट या कोई मेटल का पीस तो कहीं से कार्व आउट नहीं हो रहा। तो क्लीनिंग करते वक्त आपको इंस्पेक्शन भी करना है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें कोई हानि या उस मशीन में कोई खराबी या उस मशीन में कोई डिस एलोकेशन तो नहीं है। तो ये होता है शाइन। जब आप 4th एस की बात करते हैं तो वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि सारी आइटम्स जो एक जैसी हैं वो एक तरीके से मार्क हो, चाहे वो कलर कोडिंग हो, चाहे कलर्स या कैसे भी लेबलिंग हो, पर वो यूनिवर्सल होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। जैसे कि सैटिन ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था कि हम कलर कोड करते हैं डिफरेंट एरियाज़ को और मार्किंग करते हैं, तो वो मार्किंग जो है सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जोन के या एक डिपार्टमेंट के लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ब्लू कलर के बॉक्स में रख रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के और जोन के लोग वही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ग्रीन कलर के बॉक्स में रख रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके एक कलर कोडिंग डिफाइन करनी चाहिए और वही स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि वाटर की पाइपलाइन है प्रोडक्शन यूनिट में, तो जो प्रोडक्शन एरिया है वहाँ पे वो पाइपलाइन ब्लू कलर की पेंट करी है और जैसे ही वो यूटिलिटीज़ में जाएगी तो उसे ग्रीन कलर का पेंट कर दिया है। तो यही एक एग्जांपल्स हैं कि जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है वो सेम कलर कोडिंग होनी चाहिए अक्रॉस द प्लांट। 5वां एस होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है, जो हमने पिछले 4 एस करे हैं हम उनको बरकरार रखें और उन पे इम्प्रूव करते रहें। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों का एरिया के जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं ताकि हमारा इम्प्रूवमेंट सस्टेन करता रहे और वो अच्छे इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ दें। सस्टेन में हम ट्रेनिंग करते हैं लोगों की ताकि वो और अच्छे से, और जो नए लोग आ रहे हैं वो जो प्रीवियस कल्चर है उसको हमारे को सस्टेन करने में और उसको रख रखाव को उसको मेंटेन करने में मदद कर सकें। इसको सस्टेन करने के लिए एक आइडिया ये होता है कि आप एक पिक्चर खींच के वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि किसी आदमी को देख के पता चल जाए कि इस जगह को एक्चुअल में कैसा दिखना चाहिए आइडियल कंडीशन में। तो एक पिक्चरिकल डिस्प्ले होता है हाउ दैट प्लेस शुड लुक लाइक। और दूसरा एक और टेक्निक करते हैं ताकि इंटर जोनल नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके, जिसमें कि हम ऑडिट्स करते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री में एक जोन के लोग दूसरे जोन की जाके ऑडिट करें और दूसरे जोन की पहले वाले जोन की जाके ऑडिट करें। ये एक हेल्दी सिस्टम होता है, हेल्दी मैकेनिज्म होता है। इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होता है या कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये कोशिश होती है कि जो हमने वहाँ पे कुछ नया और अच्छा सीखा है वो हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ 5S एट वर्क प्लेस। जब हम 5S को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वर्क प्लेस पे या फैक्ट्री में, तो हमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स या क्या क्या इश्यूज आते हैं। पहला इशू आता है हमारा स्पेस का। हम 5S को एक स्पेस यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि जितनी जगह है उसको हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब हम सॉर्टिंग करते हैं तब हम बात करते हैं कि हमें एक अलग से सेपरेट एरिया चाहिए रेड टैग जोन के लिए। या जब हम सैटर्न ऑर्डर की बात करते हैं तो हम कहते हैं चीज़ों को कैटेगराइज करके अलग अलग जगह पे रखना चाहिए, तो जिससे हमारे स्पेस का इशू जनरेट होता है और इसकी वजह से 5S को इम्प्लीमेंट और सस्टेन करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ कोडिंग एंड स्टैंडर्ड्स। आमतौर पे सब जोन वाले
या डिफरेंट डिफरेंट जोन के लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है कि वो अपनी जगह को कैसे कोडिंग या स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं या कैसे उसको सेट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे मीट करें। और तीसरा होता है, फिफ्थ है, अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसको हम कैसे कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली सस्टेन रखें, स्पेशली उन फैक्ट्रीज़ में या वर्क प्लेस में जहाँ के मैन पावर ओरिएंटेशन और टर्न अराउंड, मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैन पावर जिनमें आना जाना या जिसमें जो मैन पावर है वो बहुत आती जाती रहती है कि 2 दिन लेबर आई फिर 2 दिन बाद लेबर बदल गई। और दूसरा जो कि मैन पावर इंटेंसिव फैक्ट्रीज है जहाँ पे ऑटोमेशन कम है और जहाँ पे 20-20 30-30 लोग एक ही जगह पे एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 5S को सस्टेन कैसे किया जाए। अब बात करेंगे मिटिगेटिंग द चैलेंजेस। तो पहला हमने चैलेंज की बात करी थी कि स्पेस इशू होता है, तो अब हम स्पेस इशू को कैसे ख़त्म करें। तो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सारी आइटम्स को सेपरेट करो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, और हर चीज़ के लिए अपना अपना जगह होना चाहिए अलग वो भी। पर अगर हमें टीम से आज डिस्कस करें दैट कि हर आइटम को पाइलअप किया जा सकता है जैसे पहले किया गया था, बट दिस टाइम वो पाइलअप जो है सॉर्टेड और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। इसके लिए मैंने एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो कि इस आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि रेड टैग वाले जो रेयर यूज आइटम्स हैं उनको सबसे नीचे रख सकते हैं। उसके बाद जो उससे कम या उससे ज़्यादा यूटिलाइजेबल आइटम्स हैं जैसे कि 6 महीने में एक बार यूटिलाइजेबल आइटम्स हैं उनको आप उसके ऊपर रख सकते हैं, और जो रेगुलरली यूज आइटम्स हैं उनको आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले की तरह ही सारा आइटम्स पाइलअप कर सकते हैं सेम स्पेस पे विद प्रॉपर रेड टैग एंड रेड टैग जोन्स, और उसके ऊपर आइटम्स रख सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा और नए स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली सेट इन ऑर्डर करते वक्त आप बॉक्सेस बना सकते हैं छोटे छोटे जो, और उनको पाइलअप कर सकते हैं पहले की तरह ही पहले के स्पेस में, बस वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे और वो एक के ऊपर एक ही होंगे, वो भी इस फॉर्मेट में। या आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई और पिरामिड स्ट्रक्चर या बॉक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपको बेनिफिट रहे, बट आप पाइलअप कर सकते हैं। ये ऐसा आइडियोलॉजिकल या कोई रिटर्न कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको सबको अलग सेपरेट देना है तो हॉरिजॉन्टल स्पेस पे ही स्पेस देना है। आप पहले की तरह पाइलअप कर सकते हैं, बस ये इंश्योर करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका आइटम डैमेज ना हो। दूसरा चैलेंज जो होता है वो होता है रेगुलेशंस और कोडिंग का, कि सब लोग क्या एक कोडिंग पे कैसे आए। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप कोई आईएसओ स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के नॉर्म्स को कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कोडिंग कीजिए, जिससे कि आपको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपको ऑडिट्स में बेनिफिट होगा, दूसरा बेनिफिट ये है कि उससे सब लोग बहुत जल्दी सेम पेज पे आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है जब आप हैंडओवर कर रहे होंगे, अगर एक 5S इम्प्लीमेंटेशन का एग्जीक्यूटिव या पर्सन जाएगा और दूसरा आएगा तो उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि कोडिंग करते वक्त लोग बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ही फैंसी कलर के पेंट्स या बहुत ही फैंसी कलर के स्टिकर्स यूज़ करते हैं। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी जो कोडिंग है उसकी सस्टेनेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सबसे सस्ते, इजीली अवेलेबल और चीपली अवेलेबल कलर्स और आइटम्स का यूज़ करें। हो सके अगर आपको रेड टैग जोन बनाना है, आपके पास टैग नहीं है, तो आप एक सिंपल पेंट से आप उस आइटम के ऊपर लिख भी सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये रेड कलर से लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि ये रेड टैग आइटम है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कलर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, इसे आप बहुत चीपली खुद कर सकते हैं। या अगर आपको पाथवेज बनाने हैं, येलो मार्किंग करनी है, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल पेंट की ज़रूरत नहीं होती है। रेगुलर पेंट को 2 टेप्स के बीच में 2 स्क्वायर टेप्स लगाइए, उसके बीच वाले एरिया को पेंट कर दीजिए और टेप्स हटा दीजिए, आपका परफेक्टली स्ट्रेट लाइन का पाथवे बन जाएगा। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ करके आप चीपली अपनी आपकी जगह को स्टैंडर्डाइज और कोड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोडिंग शुड बी ईजिली, चीपली एंड रेगुलरली अवेलेबल। कलर्स एंड आइटम्स बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होने चाहिए और बहुत सस्ते होने चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा इशू आता है सस्टेनेंस का। हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है
कि 5S जो है करा जाता है वर्कप्लेस को, स्पेस को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, चाहे उसका टर्म्स ऑफ यूटिलिटी हो, चाहे उसकी अवेलेबिलिटी हो। बट 5S का एक और फंक्शन होता है कि वो एरिया ओनर को अनेबल करता है अच्छे से बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो 5S शुड नॉट कम एज अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द ऑपरेटर और द एरिया ओनर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका आपने काम बढ़ा दिया है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि 5S सस्टेन नहीं करता। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप, पहली बात, आपको किसी और एरिया में जाके 5S इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आपको उस एरिया के लोगों को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ट्रेन करना चाहिए, समझाना चाहिए इसके बेनिफिट, और उनको इस कैपेबल करना चाहिए कि वो अपने आप आइडियाज़ लेकर आएँ कि वो अपने एरिया में 5S कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा, आपको उस एरिया के ओनर की बातों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके एरिया में 5S का कोई भी स्टेप करने से क्या उसे मुश्किल होगी, और आपको 5S के टूल के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप एरिया ओनर को मदद करने की कोशिश करेंगे और उसको उसके बेनिफिट दिखाई देंगे तो 5S हमेशा सस्टेन करेगा। 5S सस्टेन तब नहीं करता जबकि वो एक एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा लोड या प्रॉब्लम क्रिएटिंग टूल बन जाता है ऑपरेटर या एरिया ओनर के लिए। तो दिस इज द बेस्ट वेज टू मेक द 5S सस्टेन। Thank you to listening to me, and my name is Gaurav once again, and kindly like, follow and share my channel. अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो प्लीज़ knowledgesutra@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए। मैं आपकी श्योरली मदद करने की कोशिश करूँगा, और आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपना पॉइंट आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि हम आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।